अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर जो है हमने पिछले क्लासेस के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझी। उसके बाद फिर हमने पिक्सेल्स को देखा कि पिक्सल क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम एक्स प्लेन के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पिछले क्लास के अंदर सीआरटी की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है और उसके फंक्शनैलिटी को समझा कि सीआरटी जो है किस तरीके से काम किया करते थे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन जो है वो फायर करती थी फॉस्फोर के ऊपर और वो हीट अप होके वो चमकना शुरू करते थे और वो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आते थे। पिछले क्लास के अंदर हमने देखा कि टू टाइप्स ऑफ स्कैनिंग होती है हमारे पास सीआरटी के अंदर। पहली जो है हमारे पास रास्टर स्कैन डिस्प्ले और दूसरी हमारे पास होती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले का जो काम है वो हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो है वन बाय वन तमाम रोज को स्कैन करता है और टॉप टू बॉटम वन बाय वन तमाम रोज को स्कैन करता है। और जहां जहां पर हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है वहां वहां पर वो इलेक्ट्रॉन गन फायर करती है, अदरवाइज वो बीम इंटेंसिटी को ऑफ रखते हुए आगे की तरफ मूव कर जाती है। यहाँ तक जो है हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था। इसके बाद फिर रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो कि हमारे पास सीआरटी की पहली टाइप है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले को भी फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ स्कैनिंग इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले वो भी दो टाइप्स के अंदर है। पहली हमारे पास होती है इंटरलेस्ड स्कैनिंग और दूसरी हमारे पास होती है नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इंटरलेस्ड स्कैनिंग के अंदर क्या होता है, odd number of lines are scanned in the first pass. In the second pass, even number of lines are drawn. This technique may result in image fading. अब ये कह रहा है कि इंटरलेस्ड स्कैनिंग के अंदर ऑड नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पहले स्कैन की जाती हैं और जब तमाम की तमाम ऑड लाइंस को स्कैन कर लिया गया है उसके बाद फिर इवन लाइंस को स्कैन किया जाता है। लेट सपोज अगर आपकी स्क्रीन ये है तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये लाइन नंबर वन स्कैन की जाएगी, फिर वो लाइन नंबर टू को वो छोड़ देगा, फिर उसके बाद थर्ड लाइन को स्कैन किया जाएगा, फोर्थ लाइन को वो छोड़ देगा, फिफ्थ लाइन को स्कैन किया जाएगा, सिक्स को छोड़ देगा और सेवन को स्कैन किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले वो ऑड नंबर ऑफ लाइंस को स्कैन करता है, फिर सेकेंड पास के अंदर वो इवन नंबर ऑफ लाइंस को स्कैन करता है। ये वाली टेक्निक हमारे पास कहलाती है इंटरलेस्ड स्कैनिंग। इंटरलेस्ड स्कैनिंग के अंदर हमारी जो इमेज है वो फेडिंग की शेप के अंदर हो सकता है हमें नजर आए। इमेज फेड होने से मुराद क्या है, इमेज के अंदर हमें हो सकता है धुंधलापन थोड़ा बहुत नजर आए। तो जब हमारी सीआरटी के अंदर इंटरलेस्ड स्कैनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरलेस्ड स्कैनिंग का, तो मे बी हमारी जो इमेज है इसके अंदर हमें फेडिंग इफेक्ट जो है यानी धुंधलापन हमारी इमेज के अंदर थोड़ा बहुत दिख रहा हो। ये वाली जो इमेज है ये आपके पास इस वक्त नजर आ रही है और ये आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ी बहुत धुंधली सी इमेज आपको इस वक्त नजर आ रही है। इसकी वजह क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन गन है उसने पहले ऑड लाइंस को स्कैन किया है और जब ये ऑड लाइन सारी की सारी स्कैन हो चुकी हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्क्रीन के ऊपर वो मतलब इमेज जो है किसी शेप के अंदर किसी हद तक नजर आ रही होगी, लेकिन ये कंप्लीटली तौर पर नजर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी इवन लाइंस को स्कैन करना बाकी है। जब वो इवन लाइंस को स्कैन कर देगा तो आपको ये स्क्रीन जो है बिल्कुल क्लियरली और साफ सुथरी तौर पर जिस तरीके से ये हमें जिस वक्त नजर आ रही है तो इस तरीके से ये भी आपको क्लियरली फिर नजर आ जाएगी। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है दिस टेक्निक में रिजल्ट इन इमेज फेडिंग, कि ये वाली जो टेक्निक है ये हो सकता है कि आपको इमेज फेड दिखा रही हो, जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपको इमेज फेड ही दिखाएगी। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन गन है वो कितनी स्पीड के साथ अपना काम परफॉर्म कर रही है। अगर वो काम करते करते थोड़ा सा स्लो हो जाती है या उसमें कोई खराबी हो जाती है या वो मैन्युफैक्चरर कंपनी ने ही इसी तरीके की बनाई है कि उसकी स्पीड जो है थोड़ी कम है, तो आपको जो है इंटरलेस्ड स्कैनिंग जो है इमेज फेडिंग की शेप के अंदर आपको जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके अंदर नजर आए। इंटरलेस्ड की केस में आपकी जो इमेज है वो फेडिंग दे रही होती है और इंटरलेस्ड का काम क्या है कि पहले ऑड लाइंस को स्कैन करता है और उसके बाद इवन लाइंस को जो है स्कैन किया जाता है इंटरलेस्ड स्कैनिंग के अंदर। तो होपफुली ये आपको काम समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप जो है हमारे पास रास्टर स्कैन डिस्प्ले की वो हमारे पास होती है नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग के अंदर तमाम की तमाम लाइंस
वन बाय वन फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्कैन की जाती है। इसके अंदर इवन ऑड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक एक करके पहले पहली लाइन को, फिर दूसरी लाइन को, तीसरी लाइन को, चौथी लाइन को, इस तरीके से वन बाय वन तमाम की तमाम रोज को जो है वो स्कैन करता चला जाता है। दिस में रिजल्ट इन फ्लिकरिंग ऑफ द इमेज। जब नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग को इस्तेमाल किया जा रहा होता है तब आपके पास हो सकता है कि इमेज जो है वो फ्लिकरिंग की शेप के अंदर आपको नजर आए। फ्लिकरिंग से मुराद यहाँ पर यह है कि जब हम अपनी आंख को झपकाते हैं थोड़ा सा, तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अंधेरा हुआ है, उसके बाद अचानक से कोई चीज हमें नजर आ गई है। आपने अक्सर करके टेलीविजन वगैरह के अंदर भी ये देखा होगा कि आपको कोई चीज एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपनी पलक झपकाई है और एकदम से वो दोबारा से जो विजुअल था वो आपको नजर आने लग गया। तो नॉन इंटरलेस्ड के केस के अंदर यही होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन बंद हुई है और एकदम से वो दोबारा स्क्रीन आपके पास आ गई है। इस चीज को हम कहते हैं फ्लिकरिंग ऑफ द इमेज, यानी फ्लिकर, यानी आंख के झपकने को हम यहाँ पर फ्लिकर कहते हैं। तो फ्लिकरिंग इमेज के अंदर तब आती है जब आप नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग का इस्तेमाल कर रहे हो और आपकी जो इलेक्ट्रॉन गन है वो थोड़ी सी अपने काम के अंदर किसी भी वजह से अगर स्लो हो गई है, तो फॉर एग्जांपल उसने ये आधी लाइंस को स्कैन किया है तो आपको आधी स्क्रीन के ऊपर ये इमेज नजर आ रही है और एकदम से थोड़ी सी देर के बाद ये बाकी की आधी स्क्रीन भी नजर आएगी। तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्लिकरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नजर आएगा, फ्लिकरिंग होते हुए आपकी इमेज जो है वो नजर आएगी। तो होपफुली ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं कि इंटरलेस्ड स्कैनिंग जो है ऑड लाइंस को स्कैन करता है, फिर इवन लाइंस को स्कैन करता है, और ये जो है इमेज फेडिंग आपको हो सकता है इसके अंदर नजर आए। नॉन इंटरलेस्ड जो है वन बाय वन तमाम की तमाम रोज को स्कैन करता है टॉप टू बॉटम, और इस टेक्निक के अंदर हो सकता है कि आपको इमेज जो है फ्लिकर होती हुई नजर आए, यानी वो कभी आपको स्क्रीन ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ब्लैंक हो गई है और उसके बाद आपको अचानक से स्क्रीन नजर आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंटरलेस के केस में आपको हर बार फेडिंग नजर आए और नॉन इंटरलेस के केस में आपको हर बार फ्लिकरिंग नजर आए। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉन गन अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। और अगर इलेक्ट्रॉन गन इन दोनों केसेस के अंदर अपना काम सही से परफॉर्म नहीं करेगी तब जाकर आपको ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है ये एनकाउंटर हो सकती है, अदरवाइज ये आपको नजर नहीं आ रही होंगी। तो ये अब यहाँ पर हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ एक दफा। पहले हमने सीआरटी को शुरू किया, सीआरटी के बेसिक फंक्शन को देखा। सीआरटी जो है दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले को अभी हमने डिटेल से देखा है। फिर रास्टर स्कैन डिस्प्ले की भी फर्दर दो टाइप्स है, एक हमारे पास है इंटरलेस्ड स्कैनिंग और दूसरी हमारे पास है नॉन इंटरलेस्ड स्कैनिंग। यहाँ तक हमने इस कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर क्या होता है। सीआरटी की जो सेकंड टाइप हमारे पास है वो है रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कंप्लीट स्क्रीन है उसको स्कैन नहीं किया जाता है, बल्कि इट यूजेस एन इलेक्ट्रॉन बीम विच ऑपरेट्स लाइक अ पेंसिल टू क्रिएट अ लाइन इमेज ऑन सीआरटी। अब यहाँ पर क्या होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर कि आपके पास कंप्लीट स्क्रीन को जो स्कैन नहीं किया जाता, बल्कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन होती है ये सिर्फ उन ही जगहों पर फायर करती है जहां पर आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। यानी जिस जगह पर आपको आपका मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है, सिर्फ आपकी जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले वाली जो टेक्निक है वो सिर्फ उन्हीं जगह पर फायर करेगी। जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये फायर करना शुरू करती है जिस जिस जगह पर इसको अपना ये फॉर एग्जांपल ट्रायंगल इससे दिखाना था, तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर इसको ट्रायंगल दिखाना है सिर्फ ये उन ही जगहों पर फायर कर रही है, और ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर ट्रायंगल जो है इस वक्त नजर आ रहा है। तो द पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये लाइन की शेप के अंदर ही आपकी मतलब जो भी पिक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट कर रही होती है या बना रही होती है। तो each line segment is drawn on screen by directing the beam to move from one point of the screen to the next where its xy points define each point। जिस तरह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक्स वाई की मदद से ही हम अपने पिक्सल को जो है लोकेट कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी जगह पर हमें अपने स्क्रीन को फायर करना है। तो फ्रेम बफर और रिफ्रेश बफर जो मेमोरी एरिया होता है उसके अंदर इन तमाम मतलब ऑब्जेक्ट के जो पिक्सल्स हैं
उनकी मतलब डेफिनेशन स्टोर होती है कि इन इन पिक्सेल्स के ऊपर आपने फायर करना है। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो इलेक्ट्रॉन गन उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर ही फायर करती है जिस जगह पर आपको मतलब अपना ऑब्जेक्ट एक्चुअल के अंदर शो करना होता है। तो ये वाली जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले वाली टेक्निक है ये थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है हमारे पास रास्टर स्कैन डिस्प्ले से, क्योंकि रास्टर स्कैन डिस्प्ले में हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है स्कैनिंग के अंदर, और रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अंदर हम उस स्कैनिंग को थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं तकरीबन हम खत्म ही कर देते हैं, सिर्फ हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फायर कर रहे होते हैं। तो ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है हमारे पास रास्टर स्कैन डिस्प्ले की निस्बत। तो यहाँ पर हमारा ये सीआरटी का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म होता है। सीआरटी जो है ऑब्वियसली थोड़ी सी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, और आप लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हम सीआरटी को पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तकरीबन अब खत्म ही हो गई है, लेकिन ये आपके कोर्स का पार्ट है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इसके क्वेश्चन जो है आपके पास कभी किसी टेस्ट वगैरह में या कभी आप इंटरव्यू वगैरह में जाएं तो वहाँ पर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है कम से कम उसको समझना आपको जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। इन दोनों का मेन डिफरेंस मैं फिर बता देता हूँ। रास्टर स्कैन डिस्प्ले जो है कंप्लीट स्क्रीन को स्कैन कर रहा होता है, अब चाहे वो इंटरलेसिंग में कर रहा हो या नॉन इंटरलेसिंग के अंदर कर रहा हो, लेकिन ये स्क्रीन को कंप्लीटली स्कैन करता है। रैंडम स्कैन डिस्प्ले जो है कंप्लीट स्क्रीन को स्कैन नहीं करता, बल्कि वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट उसे दिखाने हो सिर्फ वो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ही स्कैन करता है और बाकी की स्क्रीन को वो वैसे ही छोड़ देता है। तो ये हमारे पास जो है बेसिक इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रास्टर स्कैन डिस्प्ले का फर्क आपको बताना है, तो फिर आपको इस तरीके से जो अभी मैंने बताया इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली खत्म होता है, बल्कि नहीं अभी सीआरटी का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता है, इसमें ये दो चीजें और भी हैं। फास्फोरसेंस, अब ये जो टॉपिक है फास्फोरसेंस ये क्या है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि फास्फोरसेंस होता क्या है। ये फास्फोर डॉट जो फास्फोरस एलिमेंट जो हमारे पास सीआरटी के स्क्रीन के बैक साइड के ऊपर लगा हुआ होता है, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाता है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करता है जिसकी वजह से वो चमकता हुआ हमें नजर आ रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फास्फोरसेंस कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज जो अभी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर आपके पास इंग्लिश के अंदर उसको थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। फास्फोर डॉट्स एक्वायर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। ये लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन फास्फोर के ऊपर पड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो एमिट करना शुरू करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर से निकलना शुरू होती है। दिस कॉजेज एन इलेक्ट्रॉन इन फास्फोर एटम टू जंप टू अ हायर एनर्जी स्टेट, जिसकी वजह से हमारा जो फास्फोर एटम होता है वो हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर जाता है। आफ्टर सम टाइम the excited electrons drop back to earlier state। अच्छा, अब यहाँ पर एक मतलब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि जब एक चीज को गर्म किया जाता है तो अगर उसको वैसे ही हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो वो दोबारा से कूल डाउन होना शुरू हो जाती है, यानी वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आना शुरू कर देती है। तो अगर हमारी स्क्रीन के ऊपर अगर हमने कोई चीज फायर इलेक्ट्रॉन्स को फायर करके हमने कोई चीज अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई और अगर इलेक्ट्रॉन गन पीछे से अपना काम करना बंद कर दे, यानी इसके ऊपर दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स को फायर करना बंद कर दे, तो वो जो आपके पास फॉस्फोर एलिमेंट जो हीट अप होकर हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे थे वो दोबारा से कूल डाउन हो जाएंगे, और जब वो कूल डाउन हो जाएंगे तो फिर वो चमकना बंद हो जाएंगे। जब वो कूल डाउन हो चुके हैं तो वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आकर हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। फिर तो उस चीज को भी खत्म करने के लिए फिर क्या हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, फिर हम स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं। इस चीज के ऊपर मैं दोबारा से अभी थोड़ी देर में आता हूँ। फिलहाल फास्फोरेसेंस क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोर टू ग्लो इज कॉल्ड फास्फोरेसेंस, यानी जो फास्फोर एलिमेंट ग्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन पड़ने की वजह से या इलेक्ट्रॉन फायर होने की वजह से फास्फोर एलिमेंट के ऊपर, तो जिस वजह से वो ग्लो कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम फास्फोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, ये होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि फास्फोरेसेंस क्या है।
फास्फोरेसेंस हमारे पास फास्फोर एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से जब फास्फोर एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाता है तो वो हीटअप हो जाते हैं और हीटअप होने की वजह से वो चमकना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चमकने का हमारे पास प्रोसेस है हीटअप होने की वजह से, ये वाला प्रोसेस हमारे पास कहलाता है फास्फोरेसेंस। अब जैसे मैंने बात की कि अगर कुछ टाइम तक इलेक्ट्रॉन अगर बार बार उसके ऊपर फायर ना किए जाएं तो हमारी जो स्क्रीन है वो दोबारा से ब्लैकआउट हो जाएगी और हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए, यानी हमारी स्क्रीन को कंटिन्यूसली मतलब दिखाने के लिए हमें हमारी स्क्रीन को रिफ्रेश करना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू फास्फोरेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोर एटम, फास्फोर एटम की फास्फोरेसेंस प्रॉपर्टी की वजह से फास्फोर एलिमेंट जो है ग्लो करते हैं, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम द इंटेंसिटी ऑफ द ग्लोइंग फास्फोर डॉट्स रिड्यूसेस, के कुछ टाइम के बाद जो ग्लोइंग फास्फोर है हमारे पास उनकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आना शुरू कर देते हैं। तो एक स्टेबल इमेज को मेंटेन रखने के लिए, यानी इमेज को कंटिन्यूसली हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए द इलेक्ट्रॉन बीम मस्ट स्वीप द एंटायर सरफेस ऑफ द स्क्रीन एंड देन रिटर्न टू रीड्रा इट अ नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, के स्क्रीन स्टेबल इमेज को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को बार बार हमारी स्क्रीन को जो है स्कैन करना होगा, ताकि बार बार से मुराद यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कुछ नंबर ऑफ टाइम्स हमारी स्क्रीन को जो है स्कैन करना होगा, ताकि जो हमारी जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश होती रहे और हमें हमारा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूसली नजर आता रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग द स्क्रीन, यानी एक स्क्रीन को बार बार फायर करना, यानी फास्फोर एलिमेंट के ऊपर बार बार इमेज को मेंटेन रखने के लिए बार बार इलेक्ट्रॉन गन से फायर करवाना हमारे पास कहलाता है रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। और अब वो जो हम स्क्रीन को रिफ्रेश करवा रहे हैं अ नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड, ये हमारे पास कहलाता है रिफ्रेश रेट, कि हम एक सेकंड के अंदर कितनी दफा अपनी स्क्रीन को स्कैन करवा रहे हैं। अगर हम 24 टाइम्स एक सेकंड के अंदर हमारी स्क्रीन को रिफ्रेश करवा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिफ्रेश रेट है वो 24 पर सेकंड है। अगर हम 30 टाइम्स स्कैन करवा रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिफ्रेश रेट है वो 30 नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड है। अगर हम 36 टाइम करवा रहे हैं या उससे ज्यादा या कम करवा रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम अपनी स्क्रीन को स्कैन करवाएंगे वो हमारे पास कहलाएगा कि ये हमारा रिफ्रेश रेट है, कि हमारी स्क्रीन जो है एक सेकंड में इतनी दफा रिफ्रेश हो रही है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इफ द इलेक्ट्रॉन बीम टेक टू लॉन्ग टू रिफ्रेश, अगर इलेक्ट्रॉन बीम किसी भी वजह से देर लगा देती है स्क्रीन को रिफ्रेश करने में, तो इट बिकम्स विजिबल एज अ फ्लिकरिंग इन द इमेज, तो आपको ये नजर आएगा कि आपकी इमेज जो है वो फ्लिकर होना शुरू हो गई है। फ्लिकरिंग से मुराद ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्क्रीन एक दफा एक सेकंड के लिए या एक सेकंड के कुछ हिस्से के लिए गायब होकर दोबारा से आ गई है। तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है फ्लिकरिंग ऑफ द इमेज। तो होपफुली आपको रिफ्रेश रेट और फास्फोरेसेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो इसको जो है एक दफा फिर से देख लीजिएगा, और फिर भी समझ में ना आए तो इंशाल्लाह जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो फिजिकल क्लासेस में मैं आपको टाइम दे दूंगा, उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज।